द विचर के एपिसोड 3 में हमने गेराल्ट के एक नए मिशन को देखा, जिसमें उसने एक स्ट्रेगा नाम के मॉन्स्टर को हराया, जिससे वो मॉन्स्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। दूसरी ओर येनिफर भी अपने पुराने रूप से नए रूप में चेंज हो गई है। उसने अपना रूप चेंज किया, जिसके वजह से येनिफर एड्रिन के राज्य की मैजिशियन बन गई है। वही प्रेजेंट में सिरी को किसी ने वश में कर लिया है और वो एक जंगल की ओर चलने लगती है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 4 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है ऑफ ब्लैंक्यूट्स, बास्टर्ड्स एंड ब्यूरल्स। शुरू करते हैं विचर की कहानी से, जिसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी अपने गांव वालों को गेराल्ट की कहानी बता रहा था कि कैसे एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त गेराल्ट की मौत हो गई। उस कहानी को सुनने के लिए जेस्केर भी मौजूद था, जो गेराल्ट की कहानी को अपने सॉन्ग्स में लिखता है। उसे पता था कि गेराल्ट इतने आसानी से नहीं मरेगा, और उसकी बात सच भी निकलती है, क्योंकि गेराल्ट वह मॉन्स्टर को मारने के बाद जिंदा वापस आता है। जेस्केर की वजह से गेराल्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और उसे मॉन्स्टर को मारने के बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे। जेस्केर ने गेराल्ट के लिए ये सब फ्री में किया था, पर अब गेराल्ट की बारी थी जेस्केर की हेल्प करने की। जेस्केर बताता है कि उसे एक पार्टी में गाना गाने जाना है, पर उस पार्टी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बीवियों के साथ जेस्केर का अफेयर चल रहा था। इसलिए जेस्केर को गेराल्ट एक बॉडीगार्ड की तरह चाहिए था, जो जेस्केर की उस पार्टी में प्रोटेक्शन कर सके। गेराल्ट भी मान जाता है और जेस्केर के साथ उस पार्टी में जाता है। यहाँ हमें समझता है कि ये पार्टी रानी कैलेंथे के पैलेस में है, जिसने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा है। ये सारी कहानी पास्ट में चल रही है, इसलिए अभी तक रानी कैलेंथे के सिंट्रा राज्य पर हमला नहीं हुआ है। यहाँ हमें मोज़ेक भी दिखता है, जो कि गेराल्ट का बहुत अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ रानी कैलेंथे अभी अभी जंग से लौटी थी। सिंट्रा की शेरनी महारानी कैलेंथे। माफी चाहती हूँ मान्यवर, दक्षिण में कुछ शहरों को याद दिलाना जरूरी था कि रानी कौन है। और यहाँ हम उसकी बेटी यानी राजकुमारी पवेटा को देख पाते हैं, जिसका स्वयंवर होने वाला था। रानी पवेटा ही आगे जाके सिरी को जन्म देगी। पवेटा के एक्सप्रेशन से ये साफ था कि उसे ये स्वयंवर नहीं करना है, पर अपने माँ की जिद की वजह से वो तैयार हो गई थी। रानी कैलेंथे को पार्टी में गेराल्ट भी दिखता है, जिससे इम्प्रेस्ड होकर रानी उसे अपने साइड में बैठने के लिए बोलती है। स्वयंवर के लिए बहुत सारे राज्यों के राजा आए हुए थे, जिसमें से एक था निल्फगार्ड का राजा। रानी कैलेंथे निल्फगार्ड के राज्य का बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करती है और पैलेस के सारे लोग उस राजा को चिढ़ाने लगते हैं। निल्फगार्ड वही राज्य है जिसने इस सीजन के शुरुआत में सिंट्रा राज्य पर हमला किया था, पर पास्ट में उनका राजा इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि सिंट्रा के बच्चे भी उसे परेशान कर रहे थे। वही दूसरी तरफ रानी कैलेंथे को पता था कि इस सेरेमनी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके वजह से ये सेरेमनी डिस्टर्ब हो सकती है। तभी वह एक वॉरियर आता है, जिसके चेहरे पर मास्क था, और वो रानी कैलेंथे से उसकी बेटी पवेटा का हाथ मांगता है। पर जब उसका मास्क निकाला जाता है, तब पता चलता है कि वो एक श्रापित आदमी है, जिसे किसी ने श्राप दिया है, और उसी श्राप की वजह से उसका चेहरा किसी जानवर की तरह बन चुका है। इस आदमी का नाम डूनी होता है, जो बताता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते राजकुमारी पवेटा का पूरा अधिकार उसका है। लॉ ऑफ सरप्राइज क्या है, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। वही दूसरी तरफ रानी कैलेंथे को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से रानी कैलेंथे डूनी को मारने का ऑर्डर देती है, पर गेराल्ट डूनी की हेल्प करने वहाँ पहुँच जाता है। एक बड़ी लड़ाई के बाद डूनी बताता है कि कई सालों पहले उसने रानी कैलेंथे के हस्बैंड की जान बचाई थी, और बदले में रानी कैलेंथे के हस्बैंड ने उसे लॉ ऑफ सरप्राइज चूज करने का ऑप्शन दिया। लॉ ऑफ सरप्राइज वो गिफ्ट होता है जिसमें देने वाले को भी पता नहीं होता कि वो क्या दे रहा है, और उस गिफ्ट लेने वाले को भी पता नहीं रहता कि उसे क्या मिलने वाला है। इसीलिए उसका नाम लॉ ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि गिफ्ट देने वाले को और गिफ्ट लेने वाले को दोनों नहीं पता कि गिफ्ट क्या है, इसलिए दोनों को सरप्राइज मिलता है। इस गिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के अच्छे क्वालिटी के अनाज या कोई अच्छे क्वालिटी का जानवर मिल सकता है। पर जब डूनी ने लॉ ऑफ सरप्राइज को मांगा, तब उसके हिस्से में रानी पवेटा आ गई, और इसी तरह से डूनी का पवेटा पे पूरा हक है। रानी कैलेंथे को लॉ ऑफ सरप्राइज पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अभी भी इसके खिलाफ थी। पैलेस के लोग रानी को समझाते हैं कि अगर लॉ ऑफ सरप्राइज को फॉलो नहीं किया गया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। रानी कैलेंथे डूनी के पास जाती है, और ऐसा लगता है कि उसने डूनी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर असल में वो डूनी को मारना चाहती थी, और ये समझते ही पवेटा जोर से चिल्लाती है, जिससे पैलेस में जितने भी लोग थे वो सब बहुत दूर जाके गिरते हैं। पवेटा के अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जिससे वो डूनी को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। ये नज़ारा देख के गेराल्ट, रानी कैलेंथे और बाकी सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
पवेटा जब नीचे आती है तो रानी केलेंथे को अपनी गलती समझती है और उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। रानी केलेंथे की माँ के पास भी ऐसी ही शक्तियाँ थी जो पवेटा के अंदर पास ऑन हुई है और आगे जाके यही पावर्स सीरी के अंदर भी आने वाली है। पवेटा और डूनी एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए रानी केलेंथे उनकी शादी करा देती है। जैसे ही उनकी शादी होती है वैसे ही डूनी पे लगा हुआ श्राप हट जाता है और उसे वापस अपने इंसानों वाला चेहरा मिल जाता है। डूनी आज मरने वाला था पर गेराल्ड ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो गेराल्ड को कुछ भी देने के लिए तैयार था। पहले तो गेराल्ड कुछ भी लेने से मना करता है, पर डूनी के फोर्स करने की वजह से गेराल्ड जल्दी जल्दी में लॉ ऑफ सरप्राइज को चूज कर लेता है। पवेटा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बच्चा था जो कि लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते अब गेराल्ड का हो गया। ये समझने के बाद रानी केलेंथे गेराल्ड को चिल्लाती है कि तुम्हें ये विश नहीं मांगनी चाहिए थी। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते पवेटा का जो बच्चा है उसका पूरा हक गेराल्ड का है। इसलिए सीजन की शुरुआत में सीरी को कहा गया था कि गेराल्ड को ढूंढो, क्योंकि लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते सीरी की डेस्टिनी गेराल्ड है। गेराल्ड को ये सब पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चलने लगता है। मोज़ेक समझाता है कि अगर लॉ ऑफ सरप्राइज को फॉलो नहीं किया गया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है, पर गेराल्ड उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। अभी इसके बाद हम येनिफर की कहानी को देखेंगे। येनिफर अब एड्रिन की राज्य की मैजिशियन बन गई है और उसे मैजिशियन बने हुए 30 साल बीत चुके हैं। लास्ट एपिसोड में जो कहानी हमने देखी थी कि येनिफर ने अपना रूप चेंज कर लिया है, वो सब 30 साल पहले हो चुका है। 30 साल बाद भी येनिफर अभी भी ऐसी ही दिखती है। येनिफर को लगा था कि मैजिशियन बनने के बाद वो फेमस हो जाएगी, पर असल में वो दूसरे राज्य की पॉलिटिक्स को सॉल्व करने में ही अटक गई है। येनिफर अब किसी दूसरे राज्य की रानी के बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवलिंग के बीच में ही येनिफर और उस रानी पे हमला होता है। ये हमला एक आदमी और उसके मॉन्स्टर ने किया था, जो अब येनिफर और उस रानी को मारने के पीछे आता है। येनिफर अपने पावर से पोर्टल बनाते जाती है, पर वो आदमी अपने मॉन्स्टर के साथ येनिफर और रानी के पीछे हर जगह पहुंच जाता है। येनिफर रानी के सारे ज्वेलरी को फेंक देती है, क्योंकि उस ज्वेलरी के वजह से वो आदमी उन्हें ट्रेस कर पा रहा था। असल में रानी हमेशा फीमेल बच्चों को जन्म दे रही थी, इसलिए उस रानी के पति ने उसे मारने के लिए उस मॉन्स्टर को भेजा था। येनिफर अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि वो रानी को बचा सके। येनिफर एक हाथ से मॉन्स्टर को रोकती है और दूसरे हाथ से पोर्टल बनाकर रानी को दूसरे साइड में भेज देती है। इतना सब करने के बावजूद रानी येनिफर को चिल्लाने लगती है, इसलिए गुस्सा होकर येनिफर रानी को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो आदमी अपने मॉन्स्टर की हेल्प से रानी को मार देता है और वो उस बच्चे को भी मारने वाला होता है, पर तब तक येनिफर फिर से आकर बच्चे को लेकर वहाँ से भागने वाली होती है। वो आदमी अपना एक हथियार येनिफर की तरफ फेंकता है, पर वो हथियार जाके बच्ची को लगता है, जिससे वो बच्ची मर जाती है। येनिफर यह पोर्टल बनाकर समुंदर के किनारे बैठ जाती है और वहीं पर उस बच्ची को भी दफना देती है। अभी इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन को देखेंगे, जहाँ निल्फगार्ड के लोगों ने सिंड्रा राज्य पर कब्जा कर लिया है। निल्फगार्ड के राजा की एक मैजिशियन थी जिसका नाम फ्रिंजिला था। फ्रिंजिला वही लड़की है जो येनिफर के साथ आर्थुजा नाम के स्कूल में मैजिक सीखती थी, पर आज वो निल्फगार्ड की मैजिशियन बन गई है और वो अपने जादू से सीरी कहाँ छुपी है इस बात का पता लगा लेती है। उन लोगों ने मोज़ेक को भी बंदी बनाकर रखा था। अब कहानी टर्न होती है सीरी की तरफ, जो किसी के वश में थी और इसी हालत में वो एक जंगल की ओर बढ़ते जा रही थी। सीरी को पता चलता है कि ये ब्रोकिलॉन का जंगल है, जिसमें ड्रेड्स नाम की फीमेल मैजिशियन रहती है। सीरी से मिलने उन मैजिशियन लोगों की रानी आती है, जिसका नाम इतने होता है। सीरी को यहाँ डारा भी दिखता है, जिसका इलाज चल रहा था। पिछले एपिसोड में डारा को किसी ने इंजर्ड कर लिया था, इसलिए ये फीमेल मैजिशियंस लोग डारा का इलाज कर रहे थे। इस जंगल का एक रूल था कि अगर यहाँ कोई बाहर का इंसान आया तो उसे इस जंगल का पवित्र पानी पीना होगा। ये पानी पीने से डारा और सीरी दोनों अपना पास्ट भूल जाएंगे कि वो दोनों कहाँ से आए थे। पानी पीने से पहले डारा और सीरी दोनों एक जगह बैठे हुए थे, जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सीरी बताती है कि वो रानी केलेंथे की पोती है, जिसे सुनकर डारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रानी केलेंथे के राज्य ने भी एल्फ लोगों को मारा था और डारा भी एक एल्फ है, इसलिए वो सीरी पे गुस्सा हो जाता है। पर अब डारा को ये सब भुला देना था, जिसके वजह से वो जंगल का पवित्र पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ सीरी को भी अपना पास्ट भुला देना था, जिसके वजह से वो भी इस पानी को पीने के लिए तैयार हो जाती है।
सीरी के पानी पीने के बाद पानी का सीरी पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए इस जंगल की रानी सीरी को एक पेड़ की तरफ लेके जाती है। इस पेड़ का नाम शानकायान होता है और इस पर कट लगाने से कुछ लिक्विड बाहर आता है जिसे वो सीरी को पीने बोलती है। सीरी जैसे ही उस पानी को पीती है वैसे ही सीरी एक अलग डायमेंशन या एक अलग जगह पहुंच जाती है। यहाँ सीरी को वही शानकायान पेड़ दिखता है जो ग्लो कर रहा था। शानकायान पेड़ सीरी से बात करने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।